हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अम्बेडकर एजुकेशन मिशन की क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। चलिए अपने वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज को लेकर आगे चल रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने आगे की क्लास रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लासेस को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और कमेंट जरूर करें, लाइक और कमेंट बेहद जरूरी होते हैं और उससे क्या है हमारा हौसला बढ़ता है। फिर हम कोशिश करते हैं कि और अच्छे कंटेंट और अच्छे तरह से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि हमारा हौसला बढ़े। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में कोई भी आप आनाकानी ना करें। तो अभी जाएं, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जाएं और कमेंट करें और इससे क्या हमारा हौसला बढ़े। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अपने कर चुके हैं सभी ग्रहों के बारे में, किया कि ग्रह कौन कौन से होते हैं, पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं और आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानकारी कर चुके हैं। आज हम हर एक ग्रह के बारे में पूरा डिटेल से करेंगे, ठीक है। जैसे कि कितने ग्रह हैं, ठीक है, और उन ग्रहों की विशेषताएं क्या हैं, सौर मंडल है जो उसके अंदर जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अपने करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम करेंगे कि ग्रह कितने हैं, ठीक है। ये आपको सबको पता ही है, ठीक है, कि कितने ग्रह हैं और उनकी डिटेल करते जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ग्रह कौन सा आता है, बुध आता है, ठीक है, बुध। और उसके बाद शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है, शुक्र। इन सब की आज डिटेल करने जा रहे हैं। शुक्र के बाद कौन सा आता है, पृथ्वी। कौन सा आता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद कौन सा, एस्ट्रॉयड बेल्ट, क्षुद्र पट्टी। कौन सी आती है, क्षुद्र पट्टी आती है, क्षुद्र पट्टी। देखिए ये क्षुद्र पट्टी क्या है, ये पत्थर है या चट्टाने हैं जो कि क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जो क्षुद्र पट्टी है ना, इसमें छोटे छोटे क्या है, पत्थर से है वो घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन सा आता है, बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। उसके बाद शनि, ठीक है, जिसके अपने खुद के छल्ले हैं, ठीक है। शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। नाम लिख देते हैं। ये कौन सा है, मंगल। ये कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है। और ये कौन सा है, शनि। और ये कौन सा है, अरुण। और ये वरुण, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह मैं कल आपको बता चुका हूं, उनकी विशेषताएं बता चुका हूं। इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है, पार्थिव ग्रह बोला जाता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, उसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि ग्रह कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि 2006 से पहले ग्रहों को कितने ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती थी, ठीक है। 2006 से पहले कितनी मानी जाती थी, 9 मानी जाती थी। और 9वां ग्रह कौन सा माना जाता था, प्लूटो। कौन सा माना जाता था, प्लूटो। लेकिन प्लूटो को क्या कर दिया गया 2006 में, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने क्या कर दिया, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। कैसे, क्योंकि इन्होंने एक परिभाषा दी, जिस परिभाषा के तहत इनको बाहर कर दिया गया, ठीक है, प्लूटो को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लूटो है ये वरुण की कक्षा में भी आ जाता था कभी कभार, लेकिन इसका इतना आकार नहीं है कि ये किसके अंदर आ जाए। हमने कहा था ना, द्रव्यमानों निश्चित है कि द्रव्यमान भी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए प्लूटो को बाहर भी किया गया, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। चलिए आज अपने एक एक ग्रह के बारे में करेंगे। सबसे पहले अपने करते हैं किसके बारे में, बुध के बारे में। देखिए हमारा जो पहला ग्रह है वो है बुध, ठीक है। बुध की खास चीजें करते हैं। जो बुध है, ठीक है, ये देखिए आप, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध है। देखिए ये सौरमंडल का नंबर 1 सौरमंडल, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा, बुध है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आकार के अंदर। आकार में सौरमंडल का सबसे छोटा यदि कोई ग्रह है तो वो कौन सा है,
बुध है, ठीक है। ये क्योंकि सूर्य के पास में है, इसीलिए हमने बताया था ना कि ज्यादा द्रव्यमान यहाँ पे इसका नहीं है। जो चीजें हैं, ज्यादा ठोस चीजें ही सूर्य के पास रह सकती हैं और इसीलिए एक्स्ट्रा चीजें वो नहीं रहती, इसलिए इसका आकार क्या है इसके पास में, और ये छोटा आकार है इसका, किसका, बुध का, ठीक है। दूसरी विशेषता ये है कि बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या कि बुध है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। आप समझते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं सभी, है ना। अब देखिए सबसे कम समय में कैसे ये चक्कर लगा देते हैं, है ना। अब देखिए अब ये सूर्य है, ठीक है। अब इसके पास में है तो इसका चक्कर जो बन रहा है ये भी तो छोटा बनेगा ना। अब ये छोटा चक्कर बनेगा तो सबसे कम समय में भी तो ये पूरा करेगा। अब छोटा चक्कर है तो इसको कम समय लगेगा, है ना। लेकिन ये भी निर्भर करता है कि इसकी जो परिक्रमण गति है वो कितनी है, ये भी अपने को ध्यान में रखना होता है कि इसकी जो परिक्रमण गति है। और देखिए परिक्रमण और घूर्णन गति मैं बताता हूं क्या होती है, आप थोड़ा समझ लें इसको। देखिए जो इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, है ना, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। इस सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाना, क्या, ध्यान से सुने, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है, ठीक है। आप समझ गए, ये इसकी परिक्रमण गति है। और परिक्रमण गति क्या है, सबसे कम समय में ये अपना परिक्रमण कर देता है सूर्य के आसपास में। अब देखिए दूसरा होता है घूर्णन गति। क्या, दूसरा होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति जब कोई ग्रह, चलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसको मिटाता हूं मैं, बुध का कर ही रहे हैं अपने, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्रह है, ठीक है, कोई ग्रह जब अपने अक्ष पर, इसके अक्ष हैं ये इसके अक्ष हैं, ये ध्रुव है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है ना। आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए ये है, ये कोई ग्रह है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमता है, इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। बाकी आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कैसे ग्रह घूम रहा है, आप ऊपर वीडियो में देखें, यहाँ पे क्या है, गति कर रहा है, ये इसको कहते हैं घूर्णन गति। और जो परिक्रमण है ये भी आप देख सकते हैं कि परिक्रमण गति क्या होती है, सूर्य के आसपास जो चक्कर लगा रहा है इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। तो दो गतियां मैंने बता दी। तो हमने बात की कि जो बुध है, हमने बात की जो बुध ग्रह है वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। सबसे कम आप समझ सकते हैं, देखिए सूर्य के पास में ये छल्ला भी तो छोटा बना रहा है ना, ये बुध है तो छल्ला पास में है तो ये छल्ला छोटा बनाएगा, कम छोटे छल्ले में तो जल्दी पूरा होगा। अब देखिए जैसे दूर जाते जाएंगे छल्ले बड़े होते जाएंगे, है ना, दूसरे ग्रह इनके छल्ले भी बड़े होते जाएंगे। इसका मतलब ये है, आप हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य से, क्या, जो सूर्य है इससे जैसे दूर जाते जाएंगे, इधर जाते जाएंगे तो हमेशा परिक्रमण गति जो है, क्या, परिक्रमण गति हमेशा बढ़ती जाएगी। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा कि जो सूर्य है इससे जैसे ही हम दूर जाते जाते हैं तो हमेशा परिक्रमण गति है वो, सॉरी, परिक्रमण जो दूरी है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, है ना। ये हमेशा अपने को ध्यान में रखना है। तो बुध है, इसकी परिक्रमण जो गति है वो ज्यादा है और एक सबसे कम समय में, और यहाँ पे समय भी बढ़ता जाएगा, है ना। परिक्रमण दूरी बढ़ती जाएगी तो समय भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बुध है, ठीक है, ये अपना, देखो दोस्तों, देखिए हम बात कर रहे हैं इसके परिक्रमण काल की, क्योंकि ये देखिए कम छल्ला बनाता है ना, इसलिए परिक्रमण भी बिल्कुल कम समय में करता है। कितने दिन में करता है, 88 दिन में। जो बुध ग्रह है वो इस सूर्य का एक परिक्रमण यानी कि एक चक्कर केवल 88 दिन में पूरा चक्कर कर लेता है। दूसरा देखिए इसकी परिक्रमण गति भी बहुत ज्यादा है। इसकी गति कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये घूमता है ना। देखिए अचंभित करने वाला आंकड़ा है ना, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, रफ्तार काफी ज्यादा है। तो यही रीजन है कि कम समय में क्या अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, जब बुध ग्रह पर, मान लीजिए कि हम बुध ग्रह पर हों, है ना, जो बुध ग्रह है हमारा इसके ऊपर हों, तो हमें इसकी रफ्तार का पता नहीं चलेगा, है ना। इसके ऊपर हमें इसकी रफ्तार का पता नहीं चलेगा।
क्यों? देखिए, आप गाड़ी में बैठे हैं, रेलगाड़ी में बैठे होंगे, जहाज में बैठे होंगे, है ना, तो क्या उसके अंदर हमें उसकी गति का खास पता चलता है ना, क्योंकि वो छोटा होता है, कहीं ना कहीं आभास होता होगा। लेकिन यदि कोई बड़ा विमान हो, मान लीजिए कोई शिप है, बड़ा शिप होता है ना, समुद्र में चलने वाला, उसके अंदर बैठे होते हैं, तो हमें उसकी रफ्तार का पता नहीं चलता। तो यही रीजन है, मैं कह रहा हूं कि बुध के ऊपर यदि हम हों, मान लो, तो हमें उसकी रफ्तार का पता नहीं चलेगा। तो आप इसको देख के घबराएं नहीं, है ना। देखिए, उसके बाद जो ग्रह है हमारा, दूसरा ग्रह है बुध के बाद, वो कौन सा आता है? शुक्र आता है। ठीक है, देखिए, शुक्र ग्रह हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह के बारे में आपको क्या है, बड़ी ही चीजें ध्यान में रखनी होंगी। सूर्य बनाना जरूरी है। सूर्य के बाद देखिए बुध आ चुका है, बुध के बारे में हम कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसका आकार मैंने बता दिया कि सबसे छोटा है। अब देखिए, और क्रम भी मैंने बता दिया, पहला है। अब देखिए, दूसरा क्रम कौन सा है? शुक्र का है। ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, क्रम पूछा जाता है, आकार की दृष्टि से भी पूछा जाता है। अब देखिए, शुक्र है वो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। नंबर 2 पर कौन सा आता है? शुक्र ग्रह आता है। अब देखिए, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के नजदीकी, सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रहों की बात हो रही है। सबसे नजदीकी ग्रहों की बात की जाए तो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह माना जाता है। ठीक है, ये खास बात है। दूसरा, शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहने का रीजन ये है क्योंकि जो शुक्र है लगभग पृथ्वी के आकार के जितना ही है, थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा बहुत के इससे छोटा है। कौन? शुक्र पृथ्वी से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अब देखिए, शुक्र आकार में, देखिए इस आकार में भी पूछा जाता है। देखिए, आकार में 6 नंबर पर आता है कौन सा? शुक्र, पृथ्वी के बाद। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा है पृथ्वी के बाद नंबर 6 पर। आकार की दृष्टि से कह रहा हूं, आकार की दृष्टि से सबसे छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए, शुक्र की एक और खास बात है कि शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा और सांझ का तारा। इससे आप समझ रहे होंगे कि सुबह यानी कि मॉर्निंग की बात हो रही है, यहां पर इवनिंग की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इवनिंग स्टार एंड क्या मॉर्निंग स्टार की संज्ञा दी जाती है। किसको? शुक्र को। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो ये पूर्व में दिखाई देगा। जब सुबह उठेंगे तो हमें पूर्व में दिखाई देगा, और शाम को देखेंगे तो ये कहां पर दिखाई देगा? पश्चिम में दिखाई देगा। कौन सा? शुक्र ग्रह की बात हो रही है। ठीक है, आप एकमात्र ऐसा ग्रह जिसको हम सीधे आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। देखिए, इसको देखने के लिए एक ऐप है। यदि आप के मोबाइल में लोकेशन सही काम करती है तो आप उस ऐप से सभी ग्रहों की स्थिति को जान सकते हैं लाइव। ठीक है, क्योंकि देखिए उस ऐप का नाम स्टार ट्रैकर है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर। यदि आपका मोबाइल सही से काम करता है तो आप उसके अंदर सही स्थिति जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शुक्र है ये शाम को और सुबह दोनों समय पे आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। चलिए, अब शुक्र की ये बात जान चुके हम। ठीक है, कि इसको भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहा जाता है, आप जान चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुबह क्या है? पूर्व में दिखाई देता है, और शाम को कहां दिखाई देता है? पश्चिम में दिखाई देता है। इसलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। अब देखिए, जो शुक्र ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है।
अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे, देखो सूर्य के सबसे नजदीकी तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही क्यों है? सौरमंडल, पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही क्यों है? इसका भी मैं रीजन बता देता हूं आपको। देखिए, बुध की एक खास बात मैं बता देता हूं आपको, जो मैं थोड़ा पहले बताना था मुझे। बुध का वायुमंडल नहीं है। क्या? बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, ना ही कोई इसका उपग्रह है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो सूर्य है उसकी सौर पवनें हैं वो आगे निकलती हैं, जो कि इसके वायुमंडल को नष्ट कर देती है और इसके आसपास की सभी चीजों को नष्ट करती हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रबल है कौन सी? सौर पवनें। ठीक है, यही रीजन है कि इसका अपना वायुमंडल नहीं है। लेकिन जब हम शुक्र पर आते हैं तो शुक्र का वायुमंडल है। अब देखिए, अब शुक्र का वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल किस प्रकार का है ये निर्भर करता है शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर 90 से लेकर 95% तक क्या है? CO2 गैस है। यानी कि CO2 गैस के कारण ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। कौन? शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 90 से लेकर 95% तक CO2 गैस है। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि पृथ्वी के ऊपर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इससे क्या है? हमारे पर्यावरण को खतरा है। तो CO2 करती क्या है? ये तापमान को, मान लीजिए कि ये कोई ग्रह है, ये कोई ग्रह है, इसके ऊपर ये परत है किसकी? CO2 की। तो ये सूर्य के तापमान को आने तो देती है, लेकिन सूर्य के तापमान को जाने नहीं देती। यहां पर इसको ये रोक लेती है। कौन? CO2 गैस। यही रीजन है क्योंकि इसके अंदर तापमान आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। इसीलिए देखिए, इसीलिए शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर, क्या? प्रेशर कुकर की भी संज्ञा दी जाती है। प्रेशर कुकर से आप शायद अच्छे तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर तापमान अंदर रहता है, वो बाहर आने की जगह नहीं होती है। यही रीजन है कि इसको शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में हम समझ चुके हैं कि इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, हम दूसरी बात यह है, देखिए शुक्र ग्रह जो है बिल्कुल पृथ्वी के आकार के जितना ही है, जिसके कारण इसको इसकी बहन कहा जाता है। फिर शुक्र ग्रह की खास बात ये पूछी जाएगी एग्जाम में कि इसको सांझ का तारा किसको कहा जाता है। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो कंफ्यूजन आपके अंदर ये हो सकता है कि बुध, क्योंकि बुध एग्जामिनर जो बुध ग्रह है उस ऑप्शन में जरूर डालेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बुध सबसे नजदीकी है ना, तो हो सकता है कि आपको ये लगे, लेकिन नहीं, शुक्र ग्रह माना जाएगा। रीजन आपको स्पष्ट पता चल जाए, है ना। इसके बाद भी दूसरे ग्रहों पर भी 90 से लेकर 95% तक CO2 है ना, CO2 गैस तो है, लेकिन वो इतने गर्म नहीं है। रीजन वो उसकी दूरी ज्यादा है ना, ज्यादा दूर है, यहाँ पर तापमान ज्यादा आता है क्योंकि दूसरे नंबर पर ये, तो ये सबसे ज्यादा गर्म भी होगा। ठीक है, तो ये शुक्र के बारे में था। दूसरा, इसके घूर्णन और परिक्रमण के बारे में अपना रह चुका है। देखिए, ये 225 दिन में तो क्या करता है? परिक्रमण करता है। इसको ध्यान में रखना अपने को, परिक्रमण करता है। आप तो समझ चुके होंगे कि ये सूर्य का चक्कर, मान लीजिए ये सूर्य है ना, इसका चक्कर लगाता है। ये कितने दिन में? 225 दिन में इसका क्या करता है? ये चक्कर लगाता है। क्या करता है? 225 दिन में ये चक्कर लगाता है। लेकिन इसका घूर्णन जो है 243 दिन का है। अब देखिए, घूर्णन में ज्यादा समय लगाता है, यानी कि जो इसकी घूर्णन गति है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी, आप देख रहे होंगे इसकी जो घूर्णन गति है वो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, इसकी घूर्णन गति बिल्कुल कम है। इसीलिए कितने दिन लगते हैं एक घूर्णन पूरा करने में? यानी कि एक घूर्णन पूरा करने में 243 दिन लगते हैं, है ना। और परिक्रमण गति इसकी ज्यादा है, यानी कि जो ये गति है इसकी ये ज्यादा है और जो घूर्णन गति है वो इसकी कम है। अब घूर्णन गति से परिक्रमण से एक और बात याद आई। लेकिन देखिए, दूसरे सभी ग्रह जो हैं, आपको थोड़ा मैं मिटा के फिर समझाता हूं आपको। ये बात अपने को पूछी जा सकती है शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, अब देखिए, शुक्र है, ये बुध है। ठीक है, अब देखिए, शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में, क्या? पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करता है? परिक्रमण करता है। इस प्रकार से ये
घूमता है। यानी कि दूसरे जो ग्रह हैं वो तो घूमते हैं इस साइड में, वो तो क्या घूमते हैं इस साइड में, इनके पश्चिम से पूर्व की साइड में घूमते हैं। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ठीक है। ये पश्चिम से इस तरफ घूमने वाले हैं ज्यादातर जो ग्रह हैं। इसको बोलते हैं वार्मावर्त, इसको क्या बोलते हैं वार्मावर्त बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये दक्षिणावर्त घूमता है। कौन दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की दिशा क्या है? दक्षिणावर्त है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्र की जो परिक्रमण गति है वो किस तरफ है या किस साइड में है, तो वो क्या होगा? दक्षिणावर्त है। परिक्रमण गति किस तरफ है? दक्षिणावर्त है। कहने का मतलब पूर्व से पश्चिम में। देखिए शुक्र के अलावा जो हम देखेंगे जो अरुण है वो भी क्या है? दक्षिणावर्त घूमता है अरुण। शुक्र के अलावा जो और बाहरी ग्रहों में आता है अरुण, उसकी बात है, ठीक है। तो ये शुक्र के बारे में आपको जानना है। अब एक क्या बात जानी कि इसका जो परिक्रमण काल है वो कम समय में है और घूर्णन काल इसका ज्यादा समय में। ये तो है इसका घूर्णन। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन वाली बातें हैं। अभी तो आपको क्लास में आसान लग रही होंगी, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या है इनके अंदर अपने क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज के देखिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। बाकी का जैसे कि इसके बाद आने वाला जो ग्रह है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो पृथ्वी है, उसके बारे में हम कल करेंगे। देखिए कुछ टेक्निक प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है। हम बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमें काफी इसके अंदर दिक्कतें हैं। वो आपको शायद वीडियो के अंदर महसूस हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं। तकनीकें हैं वो काफी खराब हो जाती हैं, लाइट भी चली जाती है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं वीडियो को आज स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए ये धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है इसको हम दूर कर देंगे। और जो इसके बाद देखिए जैसे सौरमंडल का चैप्टर खत्म होगा, जैसे पृथ्वी के अध्ययन पर आएंगे, अभी तो हम सौरमंडल और ब्रह्मांड के अध्ययन को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पृथ्वी के अध्ययन पर आएंगे सभी चीजें मैं बड़ी डिटेल से कराऊंगा, और हो सकता है वो वीडियोस क्या हो लंबी हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको एक एक बात बड़ी ही ध्यान से समझाऊंगा। ये थोड़ा लाइटली करवा रहा हूं मैं, और क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो अध्ययन है वो हमें अच्छे से करना होगा, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने की, ठीक है। यदि देखिए एक मैं आपको बात बोल दूं, यदि आप आंकड़ों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है, हाँ आंकड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। यदि आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं तो शायद आप न पढ़ें, चाहे मुझसे न पढ़ें। यदि आप कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास से जरूर देखें। मैं आगे आने वाली क्लासों में बड़े डिटेल से चलूंगा, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, हर एक मौसम की, हर एक घटना की वो क्यों होती है, कैसे होती है, क्या रीजन है, उससे प्रभाव क्या पड़ता है, हर एक बात मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।